हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। आवाज़ देखना। अब देखो, पिछली क्लास में हमने बात की थी विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन के लिए, है ना। सही कर रहे हो, है ना। तो विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन पे पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए सीमा या लिमिट का, और उसके बाद सातत्य या कंटिन्यूटी का, उसके बाद अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। तो देखो, शुरू करते हैं, आगे लिखिएगा। क्या हो गया, चेंज कर दिया क्या? फिर सही कर दिया। लिखिएगा समीसर फलन की सीमा। समीसर फलन की सीमा या लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। समीसर फलन की सीमा या लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो लिमिट, बेसिक लिमिट काम आएगी, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे या 0/0 बनेगा। तो इस तरीके से बेसिक लिमिट काम आएगी। अब लिमिट का सीधा सा कंसेप्ट होता है अपने पास कि जब भी किसी सवाल में लिमिट देखते हैं तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक फलन या फंक्शन होना चाहिए। अब समीसर फलन की बात करें तो कौन सा फंक्शन होगा, एफ जेड, कोई भी क्या होगा, फंक्शन। तो फलन एफ जेड की किसी बिंदु या पॉइंट पे बात करेंगे। मान लो कोई बिंदु है z इक्वल टू जेड नॉट। अब वो सवाल में 0 पे चेक कराएगा, 1 पे चेक कराएगा, वो देखेंगे। तो फलन या फंक्शन एफ जेड की बिंदु z इक्वल टू जेड नॉट पर सीमा या लिमिट। तो कैसे चेक की जाती है सीमा या लिमिट, कि यहाँ लिखते हैं लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी है, जेड नॉट पे। तो z टेंस टू कितना होगा, जेड नॉट। किस फंक्शन की चेक करनी है, एफ जेड की। जब लिमिट सोल्व करेंगे तो आपके पास कोई रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट या तो देखो सीमा विद्यमान होती नहीं है, और अगर लिमिट होगी तो वो क्या होती है, अद्वितीय, यूनिक होती है। ऐसा नहीं कि लिमिट के 2 आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमेशा लिमिट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, अद्वितीय, क्या होगी, यूनिक होगी। करो देखिए नोट। तो कोई भी फंक्शन होगा, उसकी किसी जिस भी बिंदु पे लिमिट या सीमा चेक करनी होगी तो लिमिट z टेंस टू जेड नॉट, और फंक्शन क्या होगा, एफ जेड। अब लिमिट के दो स्थितियां हो सकती हैं, तो लिमिट विद्यमान नहीं होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट हमेशा क्या होती है, अद्वितीय या यूनिक होती है। इसके बाद देखो, लिमिट का प्रयोग सब जगह आएगा अगर हम सातत्य कंटिन्यूटी की बात करें। किसकी बात करें, समीसर फलन की, या डायरेक्ट लिख लो किसकी बात कर रहे हैं हम, सातत्य या कंटिन्यूटी की। सातत्य किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की, ठीक है। अब सातत्य कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, बोर्ड पे देखो। सातत्य कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कोई भी आपके पास क्या होगा, फलन या फंक्शन। फलन या फंक्शन क्या होगा बेटा, एफ जेड। बिंदु या पॉइंट कितना होगा आपके पास, z इक्वल टू जेड नोट पर। संतत या कंटिन्यूस होगा, कब होगा, बोर्ड पे देखो। संतत होगा यदि, कब होगा आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस। पहला काम तो आपको ये करना है कि उस फंक्शन की, एफ जेड फंक्शन की लिमिट लेनी है आपको, z जिस भी पॉइंट पे चेक करना है, मान लो जेड नोट पे। तो पहला काम तो क्या करना है आपको, लिमिट सोल्व करनी है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जिस भी बिंदु पे आपसे पूछा है, किस बिंदु पे बात करनी है, जेड नोट पे, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में z लिखा हुआ है उसकी जगह ये पॉइंट रख देते हैं। कितना पॉइंट रखेंगे, जेड नोट। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एफ जेड नोट। अगर ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, बराबर, पहला काम तो फंक्शन एफ जेड, जेड टेंस टू जेड नोट पर क्या देखेंगे, उसकी लिमिट या सीमा। और दूसरा काम ये करना है कि इस फंक्शन का इस बिंदु या पॉइंट पे मान ज्ञात करेंगे। और मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये पॉइंट फंक्शन के अंदर रखेंगे, तो कितना हो गया, एफ जेड नोट। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं,
अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं आपके पास तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एफ जेड बिंदु z इक्वल टू जेड नॉट पर क्या होगा भाई, संतत या कंटिन्यूस होगा। नोट करो, फिर सवाल देखते हैं इसके। देखो कुछ भी चेक करना हो, लिमिट तो हर जगह प्रैक्टिस होती रहेगी। चाहे कंटिन्यूटी चेक करें तो भी क्या सोल्व करनी पड़ेगी, लिमिट। आगे अवकलनता पढ़ेंगे तो भी लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी। तो लिमिट की प्रैक्टिस लास्ट तक चलती रहेगी। और इतनी कोई टिपिकल लिमिट है नहीं, नॉर्मल सी लिमिट आती हैं। बाकी तो लिमिट पढ़ेंगे उसके अंदर 11th-12th वाले पोर्शन में, वहाँ अलग है, यहाँ नॉर्मल लिमिट आती है, वैल्यू पुट करने पे सॉल्व हो जाती हैं। तो कभी कम आते हो, कभी ज़्यादा है, समय नहीं मिल पा रहा क्या आने का है, या और कोई काम वाम कर रहे हो? भाई ये तो सबसे लास्ट का काम है अपना, कि समय मिल जाए तो कर लेंगे, नहीं मिला तो देखेंगे, कल देख लेंगे, ये है ना। तो रोज़ आया करो भी। मैं देखता हूँ कभी 2-5 नहीं आते हैं, फिर वो 5 आ जाते हैं, और 5 गायब हो जाते हैं, है ना, ये है ना। तो ऐसे अल्टरनेट बना रखा है ना। तो रोज़ आया करो भैया ना। घर पे पढ़ने में और फिर ऑनलाइन ऑफलाइन का अंतर तो है ही कुछ तो चीज़ का। यहाँ आते हो और आसपास भी देखते हो यार कुछ चल रहा है ना, क्या चल रहा है ना। टाइम से नहा धो लोगे, है ना, माहौल भी तो सेट रखना है अपना, ये है ना। तो सारे ही काम करने, तो इसलिए आया करो, है ना, अलग एनर्जी रहती है फिर, ये है ना, चेहरे पे भी चमक रहेगी, है ना। तो आया करो रोज़, है ना। मैं देखता हूँ कल 5 आए थे, आज वो 5-7 चेहरे गायब हैं, आज 2 और आ गए, फिर 2-5 कल गायब हो जाएंगे, है ना। समय नहीं मिल पा रहा होगा, है ना। पहली बार कौन कौन आए हैं जयपुर? कि हम जयपुर पहली बार ही आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी पहले जयपुर नहीं रहे हम, फिर तो कम ही मिलेगा समय, ये है ना। जयपुर भ्रमण भी ज़रूरी है, ये है ना, ये है ना। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में कहता हूँ ना कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे 2-3 महीने तो रोज आते हैं, फिर 2-3 महीने गायब से हो जाते हैं ना। फिर जैसे ही जनवरी फरवरी आती है, फिर सर अब पास होने का जुगाड़ बताओ, है ना। ये है ना। बोले पहले क्या कर रहे थे? बोले सर 2-3 महीने तो पता नहीं चला क्या था, फिर 2-3 महीने भ्रमण किया हमने, ये है ना। हाँ, तो कोई जगह नहीं जान रहा हो तो मेरे से पूछ लेना, है ना, भ्रमण के हिसाब से। मुझे 15-16 साल हो गए हैं घूमते घूमते, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। है कांटेक्ट क्या, रोज ही तो आ रहा हूँ, यही तो समस्या अपने साथ, है ना। नहीं, रात को मैं चैन से सोता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। और कोई समस्या नहीं है मेरे साथ, है ना, एकदम आपकी तरह ही हूँ अभी तक, है ना। हम एक हमारे एकता की सीमित हो, है ना। हम एक हमारे एकता की सीमित हो, इसलिए कहता हूँ बेटा नहीं मेरी तरह रह जाओगे, फिर पढ़ लिया करो, है ना। पढ़ाई लिखाई क्या करो, नहीं ऐसे रह जाओगे, है ना। और पढ़ाई लिखाई करोगे तो 2 बार माला डलेगी, है ना। एक बार कोचिंग वालों की तरफ से और एक वो पक्के रिश्ते वालों, है ना। तो मुख्य काम वो भी तो है ना। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई किया करो, रोज आया करो। चलो भी, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल देखो। फलन या फंक्शन दिया हुआ आपको, फलन या फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड, और फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, जेड स्क्वायर जेड नॉट इक्वल टू आयोटा, और z इक्वल टू आयोटा पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको 0, ठीक है। और आपको चेक करना है कि z इक्वल टू आयोटा पर संतत होगा कि नहीं होगा। z इक्वल टू आयोटा पर आपको संतत या कंटिन्यूस चेक करना है। z इक्वल टू आयोटा पर क्या करना है, संतत या कंटिन्यूस। अभी लिख के आए हैं, संतत कैसे चेक करेंगे लिख के आए ना अभी। पहले तो इसकी लिमिट सोल्व करो देखिए लिमिट सोल्व। लिमिट सोल्व किस पॉइंट पे करनी है, आयोटा पर सोल्व करनी है।
क्या आ रहा है अभी लिमिट का आंसर? 0। 0 तक काम नहीं चलेगा, नंबर माइनस में आएंगे फिर, है ना। देखो फंक्शन दिया हुआ आपके पास, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अभी पीछे हम बात करके आए थे कि फलन या फंक्शन एफ जेड है, किस पॉइंट पे चेक करना, जेड इक्वल टू जेड नोट पर, ठीक है। तो लिमिट एफ जेड जेड टेंस टू जेड नोट, पहला काम तो क्या सोल्व करना है, इसकी लिमिट सोल्व करनी है। दूसरा काम ये करना कि जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे और फलन का मान देखना है। दो काम करने हैं आपको। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं बेटा। लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी है, आयोटा पर, और फंक्शन कितना आपके पास, एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, जेड स्क्वायर। तो जेड टेंस टू किस पे हुआ, आयोटा पे, और ये कितना हुआ आपके पास, जेड स्क्वायर। अब पहला सबसे बेसिक मेथड जो लिमिट सोल्व करने का होता है कि पहले काम है वैल्यू पुट करना। चाहे कहीं भी लिमिट सोल्व करना, हमेशा पहला काम होता है लिमिट के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं। अगर वैल्यू पुट करने से सोल्व हो रहा है तो ठीक है, फिर कोई जीरो बन रहा है या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, बनता है ना अनिर्धारीय रूप, वो बात की बातें हैं। तो पहला काम है कि आयोटा रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना, -1। तो -1 वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट हो गई सोल्व, आधा काम हुआ। इसके बाद दूसरा काम क्या कहा था कि फंक्शन में सर ये पॉइंट रखना है। अब अपना पॉइंट कितना है, अरे अपना पॉइंट कितना है, आयोटा। तो z की जगह क्या रखना है बेटा, आयोटा। अब रखने की जरूरत नहीं, अगला सवाल वाला खुद रख के दे रहा है कि z की जगह आयोटा रखेगा तो ये फंक्शन का उत्तर कितना आएगा, 0। तो आपको रखने की जरूरत नहीं, आंसर कितना, 0। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आई, क्या नहीं आई, तो संतत हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि लिमिट z टेंस टू आयोटा पे फंक्शन की वैल्यू और f ऑफ आयोटा पे वैल्यू सेम है क्या, नहीं है। इसका मतलब z इक्वल टू आयोटा पर क्या है, संतत या कंटिन्यूअस नहीं है या असंतत है, संतत या कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या हो गया आपके पास, डिसकंटिन्यूअस हो गया। करो देखें नोट। हाँ भाई, कर लिया नोट सबने? हो गया ना नोट सबका? चलो अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z। इसकी लिमिट सोल्व करनी है आपको, बताओ। लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z। इंपॉर्टेंट लगा लेना सवाल के, जिस सवाल के इंपॉर्टेंट लगाते हैं उसमें कुछ ना कुछ होता है ना, ये समझा करो। लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z, क्या आंसर आएगा लिमिट का, 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, या सीमा विद्यमान। जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल में लिमिट हो ही, ये ऑप्शन भी आता है कि सीमा विद्यमान नहीं है। भाई 2-3 तो वैल्यू आएंगी आपके पास, और लिमिट के लगभग सवालों में एक ऑप्शन ये भी देता है अगला कि सीमा या लिमिट विद्यमान नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बताइए। एग्जिस्ट नहीं करती है। और बताओ भाई कोई आंसर।
क्या हो गया? अनिर्धारित आ रहा है? अनिर्धारित तो नहीं आएगा भाई, ऑप्शन नहीं आएगा। अनिर्धारित आ जाता है फिर तो उसके तरीके होते हैं सोल्व करने के भाई। जब लिमिट 0/0 बन जाती है सपोज करो, तो मेथड होते हैं ना सोल्व करने के। और तो या तो कोई आंसर आएगा या फिर सीमा विद्यमान नहीं होगी। अनिर्धारित नहीं कह सकते, अनिर्धारित ऑप्शन नहीं होगा। अनिर्धारित बन जाती है तब तो मेथड होते हैं सोल्व करने के आगे। नाम सुने होंगे आपने, एल हॉस्पिटल रूल, ऐसे नाम सुने होंगे ना। हाँ तो देखो यहाँ वो कोई काम नहीं आएंगे। देखो सबसे पहले अगर हम लिमिट पुट करते हैं z टेंस टू 0, तो 0 कितना बन रहा है? 0। अगर z टेंस टू 0 होता है तो z बार भी टेंस टू क्या होगा? 0। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि z का मतलब भी क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई, और z बार का मतलब भी क्या होता है? x माइनस। अब z टेंस टू 0 का मतलब होता है x भी 0 जा रहा है और क्या जा रहा है? y भी 0। तो चाहे वो प्लस हो चाहे वो क्या हो? माइनस हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि चाहे z टेंस टू 0 हो चाहे डेल्टा z टेंस टू 0 हो, तो वो बार वाला भी किस पे जाएगा? 0 पे जाएगा। अब यहाँ जैसे ही हमने रखा तो क्या बन रहा है? 0/0। तो कौन सी फॉर्म बन गई? अनिर्धारित रूप या अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई। अब देखो क्या करेंगे इसमें। लिमिट की एक बात हमेशा ध्यान रखना, लिमिट किस स्थिति में विद्यमान होती है। अब ये z किसकी ओर जा रहा है? 0 की ओर। ऐसे समझना, मान लो ये कोई z है और ये कोई क्या आपके पास 0 है, ऐसे समझो इसको। z 0 की ओर जा रहा है तो z 0 की ओर इस रास्ते से भी जा सकता है, z 0 की ओर इस रास्ते से भी जा सकता है, z 0 की ओर इस रास्ते से भी जा सकता है। चाहे किसी भी पथ से जाए लेकिन लिमिट का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब लिमिट जब z 0 की ओर जाता है तो बीच में किस रास्ते से गया उस पर निर्भर नहीं करता है भाई। सीमा उसी स्थिति में विद्यमान होती है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब z 0 की ओर जाता है तो वो अपने पथ या पाथ से क्या होता है? स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे आप भी तो घर से चले यहाँ पहुँच गए, अब किस किस रास्ते से आए हो, है ना, कोई समस्या नहीं है ना। 2 बजे क्लास थी, आ गए, है ना। अब जाओगे 6 बजे, 7 बजे का मान लो 7 बजे तक आते हो, है ना। अब किधर से जा रहे हो वो तो तुम जानो, है ना। लेकिन कोचिंग आ गए, यहाँ काम पूरा हो गया समय पे, और घर पहुँच गए वो काम भी क्या हो गया? समय पे पूरा हो गया। पथ पे निर्भर नहीं करते। तो एक लाइन लिख लो पहले थ्योरी के रूप में ताकि हमेशा याद रहे। सीमा या लिमिट विद्यमान तभी होगी जब, सीमा या लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी, तभी होगी जब z 0 की ओर, जब सीमा z के 0 की ओर, 0 की ओर अग्रसर, 0 की ओर अग्रसर होने वाले पथ से स्वतंत्र हो। अग्रसर होने वाले पथ से स्वतंत्र हो, होने वाले पथ से स्वतंत्र हो। कि लिमिट विद्यमान तभी होगी जब जो भी लिमिट होती है जहाँ भी जाना होता है, अब वो किस पाथ से जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब देखो ऐसे तो लिमिट हो रही है 0/0, अनिर्धारित रूप बन रहा है, डायरेक्ट लिमिट तो सोल्व हो नहीं रही। तो अब हम देखते हैं कि अब यही तरीका है कि लिमिट विद्यमान होगी कि नहीं होगी। तो हम z को किसकी तरफ ले जा रहे हैं? 0 की तरफ। तो हम 2-3 रास्तों से लेके देखेंगे कि इस पाथ से जाएंगे तो वैल्यू क्या सेम आ रही है क्या, इस पाथ से जाएंगे तो वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है क्या। तो सबसे आसान जो पाथ होते हैं या तो x एक्सिस के अनुदिश या किसके अनुदिश? y एक्सिस के अनुदिश। अब कई जगह इससे काम नहीं चलेगा तो और भी पाथ लेके चलेंगे, फिर y=x रेखा भी लेके चलेंगे, अलग अलग पाथ। लेकिन सबसे आसान यही होता है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है कि लिमिट सोल्व नहीं हो रही हो, तो हमें लिमिट का पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब z 0 की ओर जाता है उस पथ से क्या होना चाहिए? स्वतंत्र। अब z को हम 0 या 0 की ओर लेके जाएंगे, एक बार तो x एक्सिस के अनुदिश और एक बार y एक्सिस के। आसान क्यों है ये दोनों पाथ? क्योंकि x एक्सिस पे चलेंगे तो y की वैल्यू कितनी? 0, आसान रहेगा। और y एक्सिस पे चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। अब देखो, अब लिखेंगे हम z 0 की ओर, या z ऐसे लिख दो, z 0 की ओर, z 0 की ओर x के अनुदिश अलोंग x एक्सिस, x के अनुदिश अग्रसर है। अगर x पे चलेगा 0 की तरफ जाने के लिए तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। अरे y की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब बोले सर y रखें कहाँ? तो इस सवाल को बदल लो xy में।
भाई सवाल को किस में बदलेंगे, एक्स वाई में। तो ये सवाल ऐसा लिखा हुआ आपके पास, लिमिट z टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन कितना z। इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लिमिट z टेंस टू जीरो x माइनस आयोटा वाई, और ये हो गया x प्लस आयोटा वाई। अब किसके अनुदिश जा रहे हैं, अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यहाँ z टेंस टू जीरो भी लिख दो, चाहे x टेंस टू जीरो, y टेंस टू क्या लिख सकते हो, जीरो। अभी सोल्व तो कर नहीं रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जैसे ही x के अनुदिश चलेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो ऊपर कितना बच गया x, नीचे भी कितना x। अब x में ही बचा है तो z लिखने का क्या मतलब है, x टेंस टू क्या लिख दो, जीरो। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, वन। लिमिट की जरूरत नहीं, तो कितना आंसर आया, वन। z जीरो की ओर गया है, कौन से पथ या कौन से मार्ग से गया है, x एक्सिस के अनुदिश। अब y x के अनुदिश जाके देखेंगे, फिर और किसी से देखेंगे कि सब में वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तब तो हम कह देंगे कि सीमा क्या होगी, विद्यमान होगी या क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब हम कहेंगे कि z शून्य की ओर, z शून्य की ओर y x के अनुदिश अग्रसर है, अलोंग y एक्सिस, y x के अनुदिश अग्रसर है, y x के अनुदिश क्या हो, अग्रसर हो। तो क्या होगा आपके पास, x इक्वल टू कितना होगा बेटा, जीरो। तो यही लिमिट होगी आपके पास, लिमिट z टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन कितना, z। लिमिट z टेंस टू जीरो लिख देता हूँ पूरा, x माइनस आयोटा वाई अपॉन कितना हो गया, x प्लस आयोटा वाई। अब ये बन गया आपके पास लिमिट, x की वैल्यू जीरो होगी तो बेटा कितना बचेगा, माइनस आयोटा वाई, और ऊपर नीचे कितना, प्लस आयोटा वाई। अब y का आ गया तो लिमिट y टेंस टू कितना लिख दो, जीरो। कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, माइनस वन। दो ही पाथ में आंसर अलग अलग आ गया, तो सीमा विद्यमान हुई क्या, नहीं हुई। भाई पथ से स्वतंत्र होना चाहिए, मैं चाहे एक्स एक्सिस से जाऊं, चाहे वाई एक्सिस से जाऊं, चाहे और किसी पाथ से जाऊं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ तो दो चेक किया हमने, एक्स एक्सिस और क्या चेक किया, वाई एक्सिस, और दोनों पाथ से लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग। इसका मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। तो इस सवाल में सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा विद्यमान नहीं है। बहुत जगह काम आएगा ये सवाल, तो ऐसा है कि याद सा हो जाएगा, है ना। और अच्छा सवाल है, खुद भी आ सकता है एग्जाम में। दे देना, लास्ट में दे देना। कर लिया नोट सबने। अब देखो अगला सवाल लिखो लिमिट का, पिछली बार पूछा भी था एग्जाम में। देखो
सवाल है लिमिट z टेंस टू 2e की पावर पाई आयोटा 2e टू द पावर पाई आयोटा अपॉन 3 z क्यूब प्लस 8 अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16 4z स्क्वायर प्लस कितना है 16। बताइए इस लिमिट को सोल्व करो। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट करो और वैल्यू आ जाएगी। कोई काम नहीं करना इसमें, बस अब सोल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो जब लिमिट रख दें, सोल्व कर लें, तो e की पावर आयोटा थीटा बन रहा है। और e की पावर की तो लिमिट रख रहे हो, तो e की पावर आयोटा थीटा जो भी वैल्यू है 2 पाई, जो भी पाई बाई 3, तो फिर क्या होगा, फॉर्मूले से ओपन कर लो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर वैल्यू पुट कर लो। e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस जो भी पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर लो। कितना आ रहा है अभी आंसर? नहीं, 0 नहीं आ रहा बेटा, गलत है, 0 वाले। हाँ भाई, क्या हुआ बताओ? 0 तो नहीं आएगा बेटा। आंसर 0 नहीं आएगा अभी, है ना? यही तो सवाल है। जेड क्यूब प्लस 8 जेड टू द पावर 4 4 जेड स्क्वायर प्लस 16। देखो
लिमिट के दो तरीके होते हैं। देखो अभी तक जो दो सवाल किए थे अपन ने वो छोटे छोटे सवाल थे, तो डायरेक्ट ही लिमिट रख रहे थे ना। नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ से देखो लिमिट के दो तरीके होते हैं भाई आपके पास। एक तो जैसे पीछे जो सवाल किए थे, जो पिछला सवाल था अपने पास यही था, जेड बार अपॉन कितना था, जेड। अब इसका तो क्या ही सोल्व करें, है ना, डायरेक्ट लिमिट ही रख दी इसमें तो अपन ने, ऐसा ही तो किया था। एक सवाल जेड स्क्वायर वाला किया था, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट ही रख दी अपन ने, ऐसा ही तो किया। अब जब थोड़ा सा बड़ा सवाल होता है तो दो तरीके से किया जाता है। एक तो ये है कि सर डायरेक्ट लिमिट रख लें भाई, जहाँ जहाँ जेड लिखा हुआ उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो और फिर सोल्व कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। अब वैल्यू पुट करने के बाद एक जगह, दो जगह, तीन जगह स्क्वायर क्यूब होगा, तो जब थोड़ा बड़ा सवाल हो तो क्यों ना पहले सवाल को ही थोड़ा सोल्व कर लें भाई। एक तरीका ये भी है कि सवाल को ही थोड़ा क्या कर लें, सोल्व, जिससे कि सवाल क्या बन जाएगा, थोड़ा आसान, छोटा बन जाएगा ये सोल्व करने से। और ये छोटा बन जाएगा तो लिमिट कम जगह रखनी पड़ेगी आपको, तो फिर कैलकुलेशन क्या होगी, कम होगी। दो तरीके हैं। अब यहाँ देखो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए आपको। ये है जेड क्यूब प्लस 8, ये क्या बन रहा है बेटा, जेड के पावर 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16, क्या बन रहा है ये, होल स्क्वायर बन रहा है ये। अरे ये होल स्क्वायर है क्या, होल स्क्वायर तब होता जब बेटा 8 होता, ये है ना। ये तो ये बन रहा है आपके पास, जो भी है मान लो ऐसे समझ लो, इसको जेड स्क्वायर का स्क्वायर समझ लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस कितना, ए बी, और प्लस कितना हो गया, बी स्क्वायर, ऐसा बन रहा है ये तो। अब यहाँ देखो दो पावर है, ये कितनी पावर वाला है, 3 वाला, तो 3 पावर का ये किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा समझो इसको। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में भी ऐसा कुछ आता है क्या, जब खोलते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या आता है बताओ भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कह दो, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ऐसा बनता है, ऐसा पद आते हैं ना, वो प्लस माइनस का ही फर्क होता है, प्लस माइनस का ही तो फर्क होता है। तो हम एक काम करें, इसको ऐसा सोल्व कर लें कि ये तो है आपकी लिमिट z टेंस टू 2 ई टू द पावर पाई आयोटा अपॉन कितना है 3, ये हो गया बेटा जेड क्यूब प्लस 8। अब ये है z टू द पावर 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर और प्लस 16, इसमें जेड स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। ये ए का काम कर रहा है, यहाँ बी का काम कौन कर रहा है, 4, 4 का स्क्वायर है। अगर मैं इसके साथ ये लगा दूँ, ये तो है ही, अगर मैं इसके साथ ये लगा दूँ जेड स्क्वायर माइनस कितना लगा दूँ, अरे जेड स्क्वायर माइनस कितना लगाऊँ बताओ, ताकि ये क्यूब बन जाए, 4 लगाऊँ क्या, अरे ए माइनस बी तो होगा भाई, यहाँ ए का काम ऊपर भी लगा देंगे, तो ये ऊपर भी लगा दिया मैंने, लगा दिया, ऊपर नीचे लगा दिया। अब देखो क्या बनेगा, ये बन गया सर लिमिट z टेंस टू 2 ई टू द पावर पाई आयोटा अपॉन कितना 3, ये हो गया जेड क्यूब प्लस 8 और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। नीचे किसका फॉर्मूला बन गया बताओ, नीचे किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। इसको ऐसे समझो a माइनस बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस कितना हो गया बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, जेड स्क्वायर, तो कितनी पावर हो गई 6, तो ये तो हो गया z टू द पावर 6, और इसकी पावर कितनी होगी 3, तो कितना हो गया 64। अब देखो ये हो गया आपके पास लिमिट z टेंस टू 2 ई टू द पावर पाई आयोटा अपॉन कितना 3, ये हो गया जेड क्यूब प्लस कितना 8, और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस कितना 4। ये क्या बन रहा है बेटा, इसको अब ऐसे समझो कि जेड की पावर 3 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए प्लस बी, और कितना हो गया ए माइनस बी। अब इससे ये वाला पार्ट क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास कैंसिल। तो अब सवाल बच गया थोड़ा आसान, z टेंस टू 2 ई टू द पावर पाई आयोटा अपॉन कितना 3, ठीक है। और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 4, और नीचे हो गया जेड क्यूब माइनस कितना 8, ये सवाल बन गया। अब आपको दो ही जगह लिमिट रखनी पड़ेगी, पहले लिमिट की क्यूब भी करनी थी, पावर 4 भी करनी थी, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी है सवाल का कि सवाल को पहले खुद को क्या कर लें, सोल्व कर लें, तो सवाल क्या बन जाएगा आसान। अब इसमें लिमिट रख लें,
डायरेक्ट में वही लिमिट रखनी पड़ेगी तीन जगह। देखो अब इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 4 e⁻², स्क्वायर होगा तो कितना होगा आयोटा 2π/3 हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया 4, नीचे हो गया 8, यही तो हुआ आपके पास, और यहाँ से रखेंगे तो कितनी हो गई पाई, अरे 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आयोटा पाई, और माइनस कितना हो गया 8। अब 4 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना बच जाएगा, अरे कितना बचेगा 1/2। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, क्या बनेगा ये e⁻ आयोटा 2π/3, किसका फॉर्मूला होगा cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2/3, तो ये हो गया cos 2π/3 और प्लस कितना हो गया आयोटा sin 2π/3, और अब माइनस कितना हो गया 1, भाई 4 कॉमन आ गया ना, तो ये -1 भी बच गया। यहाँ से देखो नीचे, नीचे देखें तो कितना हो गया cos पाई प्लस कितना हो गया बेटा आयोटा sin पाई, और ये कितना हो गया -1। अब वैल्यू पुट कर लो 2π/3 की, और यहाँ किसकी कर लो पाई की और पाई की, आंसर आ जाएगा। करो देखे नोट और आंसर बताओ अब तो। भाई डायरेक्ट पुट करते तो डायरेक्ट पहले स्टेप में पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुट कर लेते कितना हो जाएगा e⁻ आयोटा पाई प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो 4 करेंगे तो 4/3 पाई, और यहाँ हो जाएगा कितना 2/3 पाई e⁻ में। फिर वैल्यू पुट कर लो, कोस साइन में डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अब वैल्यू तो आती होगी ना 2π/3 की, या ये भी नहीं आती, आती है तो रखो वैल्यू, बताओ देखें आंसर कितना आएगा फिर। और सॉल्व हुआ हुआ तभी माना जाता है, मैंने कहा था कि हाँ हाँ 0/0 होगा, फिर 0 नहीं बनेगा, 0/0 बन रहा होगा। और नीचे नीचे भी 0 बनेगा, फिर 0/0 बनेगा फॉर्म। तो फिर एक ऑप्शन होता है सरलीकरण, तो सरलीकरण से किया अपने सवाल को। मैं अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 बनता है कोई सवाल, अब मैंने नहीं देखा इसमें डायरेक्ट पुट करके क्या बनेगा। अगर आपने किसी ने पुट किया अगर 0/0 बन जाता है, तो फिर एक मेथड, ये कौन सा मेथड काम में लिया है सरलीकरण। अगर 0/0 नहीं भी बनता है तो भी हम सरल करके भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कई सारे मेथड होते हैं लिमिट सोल्व करने के, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन कर लो, किसी का प्रसार कर लो। आंसर देखो इसका आएगा, ये आना चाहिए 1/8 तो बाहर आ जाएगा, 3 - आयोटा अंडर रूट
3, ये आंसर आएगा ना। वैल्यू तो रख लोगे ना, या ऐसा कहोगे कि मास्टर सवाल खा गया है? तो वैल्यू रख लेना बेटा इसमें। नीचे भी आयोटा बचेगा क्या इसमें? नीचे तो बचेगा नहीं। हाँ, तो फिर तो ऊपर नीचे गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, अगर भाई नीचे आयोटा बच जाता तो फिर ऊपर नीचे गुणा करके ऑप्शन आयोटा ऊपर ही देगा। भाई नीचे आयोटा होता तो ऊपर नीचे गुणा करके बताया था ना कल, कि माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फिर ऊपर आयोटा आ जाएगा आपके पास। हम्म। हाँ, सातत्य, हाँ। हाँ, लेकिन मान रखेंगे तो 0.0 बन रहा है फिर ये तो संतत नहीं पूछेगा इस सवाल में, जिसमें वैल्यू आएगी उसी में पूछेगा। भाई इसमें डायरेक्ट वैल्यू तो रखते हैं, संतत या कंटिन्यूस चेक करते हैं तो। अब डायरेक्ट वैल्यू से तो आप बता रहे हैं ऊपर 0 बन रहा है, नीचे भी क्या बन रहा है, 0, है ना, ऐसा ही बन रहा है क्या? हाँ, तो फिर संतत नहीं पूछेगा ऐसे सवाल में। चले आगे, करो अगला सवाल। लिमिट z टेंस टू 2 आयोटा z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर और z प्लस 2 आयोटा। बताइए। पिछला सवाल एग्जाम में आया था, बहुत सारे गुरुजी ने सॉल्व कराया, कुछ कह रहे हैं सवाल गड़बड़ है, कुछ ने आंसर गलत बताए। अब वो गलती गुरुजी की नहीं है, गुरुजी ने किताब से पढ़ाया नहीं किसी ने, ये है ना। नहीं तो आंसर किताब से देख के बताए थे आंसर की में, है ना। लेकिन किताब खोले तो पता चलना कि सवाल किताब का ही था। जेड स्क्वायर माइनस 2z और z प्लस 1 का होल स्क्वायर और z प्लस 2 आयोटा। ठीक है, करो देखें। अब इसमें तो कुछ सोल्व तो होगा नहीं, सिंपल सी लिमिट है, डायरेक्ट पुट कर लो, कहाँ दिक्कत है।
अपॉन, गलत है, क्या आ रहा अभी? 7 + i/25, ये आंसर आएगा। डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, कुछ करना ही नहीं है। देखो डायरेक्ट लिमिट यहीं पुट कर देता हूँ। कितना हो गया? 2i का होल स्क्वायर, 2 इंटू कितना हो गया बेटा? 2i, और ये हो गया 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2i प्लस कितना हो गया? 2i। यही तो सोल्व करना है। अब देखो ये कितना हो गया आपके पास? आयोटा स्क्वायर -1, और ये कितना हो गया? -4, और यहाँ से देखें तो कितना हुआ? माइनस के कितने हो गए? 4i। नीचे बात करें, स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर, तो -4 प्लस कितना होगा? प्लस कितना होगा? 4i, और प्लस कितना होगा बेटा? 1, और यहाँ से देखें तो कितना हो गया? 4i। यही तो बना आपके पास। अब देखो ऊपर नीचे 4 कॉमन ले लो, कॉमन लेके कैंसिल कर लो, तो ऊपर तो कितना हो गया? माइनस बाहर कर लेता हूँ मैं, तो ये हो गया 1 प्लस कितना हो गया? i, और यहाँ देखें तो कितना बन गया ये बताओ? ये हो गया आपके पास 4i, और माइनस कितना हुआ? 3, और इनटू कितना हो गया? i। यही बना आपके पास। अब देखो ऊपर भी i, नीचे भी, तो नीचे का i हटाना ज़रूरी है, तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये i तो जब चाहे तब हटा लेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे i से, तो ये कितना हो गया? i स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? -1। भाई ऊपर नीचे किससे गुणा करूँगा? i से, तो ऊपर तो i लग जाएगा, और यहाँ कितना होगा? i स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस। तो चलो इसको प्लस कर देते हैं पहले ही। और अगर ऊपर i से गुणा किया तो ये तो हो गया i, और ये कितना होगा? i स्क्वायर, तो कितना हो गया? -1, तो i -1 अपॉन, ये हो गया आपके पास 4i -3। यही बना आपके पास। अब क्या करेंगे? नीचे से i हटाना है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4i प्लस 3, और नीचे देखें तो 4i प्लस कितना हो गया? 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो कितना हो रहा है? -4 हो गए, इसके बाद कितना होगा? प्लस कितना हो गया? 3i, इसके बाद कितना हो गया? -4i, और ये कितने हो गए? -3 हो गए। ठीक है, नीचे कितना बनेगा बेटा? a + b और a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, तो 16 और 3 9 कितने हो गए? 25, तो ये तो हो गया 25। अब ऊपर देख लेते हैं तो कितना हुआ ऊपर? ये तो कितना हो गया? माइनस आएंगे ना? हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना हो गया आपके पास? ये तो हो गया -7, और माइनस कितना हो गया? i, और नीचे देखें तो माइनस कितना हो गया? 25, तो कितना बन गया? 7 + i, और अपॉन कितना हो गया? 25। ये आंसर है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी इस लिमिट में, और कुछ नहीं करना था। भाई a स्क्वायर -b स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 16, और माइनस के कितने होंगे? 9, तो -25 हो गए। कैसे कर लो, आंसर तो यही आएगा। आंसर नहीं बदलेगा भी, है ना? कैसे भी कर लो।
चाहे जैसे कर सकते हो, आंसर बिल्कुल नहीं बदलेगा। लिमिट का है तो आंसर आएगा ही नहीं, और आएगा तो फिर एक ही आंसर आएगा, यूनिक आंसर होगा। ठीक है, अगला लिखें। देखो अगला सवाल देखो, लिमिट z टेंस टू कितना होगा, इनफाइनाइट, और ये हो गया z क्यूब अपॉन है आपके पास z-1, z-2, और ये है z-3। बताइए क्या आंसर आएगा। लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट, z क्यूब अपॉन z-1, z-2, z-3। ठीक है, एक आना चाहिए भी इसका आंसर, एक आंसर आएगा, करो देखें। देखो जब भी इनफाइनाइट की लिमिट होती है, जब भी कहीं भी लिमिट सोल्व करनी हो, ये तो बहुत आसान सी बात है, जब भी इनफाइनाइट की लिमिट सोल्व करनी होती है डायरेक्ट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट बन गया ऊपर नीचे, तो सोल्व नहीं हुआ। तो इनफाइनाइट की जब भी लिमिट आती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जेड आता है वो ऊपर नहीं, वो कहाँ आना चाहिए, नीचे। ये कोशिश होनी चाहिए हमारी, क्योंकि ऊपर होगा तो इनफाइनाइट का क्या रहेगा, इनफाइनाइट, और जैसे ही जेड नीचे आएगा लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, फिर सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इसमें यही होता है, जब भी इनफाइनाइट की लिमिट आती है तो जितने भी पद ऊपर नीचे होते हैं, पद का मतलब जितने भी ब्रैकेट कोष्टक लगे हुए हैं, उनमें से z की अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो ये बन गया आपके पास, देखो ऐसा, लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर तो क्या ही कॉमन लेंगे, अकेला ही है, और नीचे यहाँ z कॉमन ले लिया तो हो गया 1 - 1 अपॉन जेड, यहाँ z कॉमन ले लिया तो 1 - 2 अपॉन जेड, यहाँ z कॉमन लिया तो 1 माइनस कितना होगा, 3 अपॉन जेड। अब यहाँ से देखो ये जेड क्यूब है आपके पास, इससे कैंसिल हो गए, अब बाकी लिमिट रख दो, तो लिमिट ऊपर तो 1, नीचे देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0, ये 0 ये 0, तो एक बच गया, तो 1 1 और 1, तो कितना आंसर आ गया, 1। तो जब भी इनफाइनाइट की लिमिट होती है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जेड ऊपर नहीं, जेड कहाँ होना चाहिए, 1 अपॉन की फॉर्म में। तो 1 अपॉन की फॉर्म में होगा तो 0 बन जाएगा और सवाल क्या हो जाएगा, सोल्व। अपने इतना ही काम आएगा, ग्रेजुएशन में कई जगह काम आएगी इनफाइनाइट की लिमिट, जब श्रेणी या सीरीज पढ़ेंगे वहाँ भी लिमिट काम आएगी। तो कंसेप्ट यही है कि ऊपर नीचे जितने भी पद आपको दिखते हैं ब्रैकेट कोष्टक वाले, उनमें से जेड की अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर क्या ले लो, कॉमन, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट z टेंस टू e⁻i पाई अपॉन 4, और ऊपर लिखा हुआ है z² अपॉन z⁻4 प्लस z प्लस 1, z⁻4 प्लस z और प्लस 1, बताइए।
1 प्लस आयोटा बटे, हाँ ये सही है आंसर। 1 प्लस आयोटा बटे में आएगा अंडर रूट 2। वैल्यू डायरेक्ट पुट की होंगी है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। यही आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा? डायरेक्ट वैल्यू तो पुट करनी है, जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर इसको किससे बदल लो, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो। मैं सीधा कितना आंसर आया बताया, अभी बताया था ना, 1 प्लस आयोटा, हाँ ये आंसर आएगा इसका, 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2। अब डायरेक्ट लिमिट ही पुट करनी है और करना ही नहीं है कुछ। देखो लिमिट पुट करेंगे तो हो गया ई की पावर, स्क्वायर होगा तो 2, 2 का मतलब कैंसिल 2, तो कितना बचेगा, आयोटा पाई बाई 2, ऐसा ही बनेगा। यहाँ 4 से 4 कट गया तो ई की पावर आयोटा पाई, यहाँ हो गया ई की पावर आयोटा पाई बाई 4, और ये कितना हो गया +1। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, कैसा लिखा जाएगा ये, कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, यही बनेगा। अब ये हो गया कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और ये कितना हो गया, कोस पाई बाई 4, और प्लस कितना हो गया आयोटा साइन पाई बाई 4, और प्लस कितना हुआ 1। कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0, और ये कितना होता है, तो कितना बच गया आयोटा। कोस पाई कितना बेटा -1, ये कितना, तो ये 0 हो गया, छोड़ो। पाई बाई 4 कितना 1 बाई रूट 2, और ये कितना होगा 1 बाई रूट 2, और प्लस कितना हुआ 1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, ऊपर चला जाएगा है ना, तो ये हो गया अंडर रूट 2 तो ऊपर चला गया, आयोटा रह गया आपके पास, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस आयोटा बच गया, ऐसा ही बचा भी, -1 + 1 तो क्या हो गया कैंसिल, ये ऊपर चला गया। अब आयोटा नीचे भी आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं देगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा बेटा 1 माइनस आयोटा, और ये हो गया 1 प्लस आयोटा, तो कितना हो गया अंडर रूट 2 तो है ही, 1 माइनस आयोटा है ना, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना होगा, ये तो हो गया आयोटा, और ये कितना हो गया +1, नीचे देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस -1, तो कितने हो गए 2, तो ऐसा लिख दो, चाहे कैंसिल और कर लो, आयोटा +1 अपॉन कितना हो गया अंडर रूट 2। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ज़रूर आपके 11th-12th वाले पोर्शन में लिमिट का सवाल आसान टिपिकल कैसा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ इससे ऊपर सवाल स्टैंडर्ड का नहीं आएगा। में लिमिट ऐसे ही सवाल बनेंगे, इसमें सिंपल सवाल माने जाते हैं लिमिट में, कि इससे सिंपल तो क्या ही होगा, मैं डायरेक्ट लिमिट ही तो पुट कर, कहाँ आएगा, क्यों, कहाँ लिख दिया, यहाँ इसके, ये क्या, क्यों, कॉस पाई -1 और साइन पाई कितना हो गया 0, यही तो होगा। चलो भी आगे देखते हैं है ना। तो लिमिट डायरेक्ट भी लिमिट पूछ सकता है, चाहे सातत्य चेक करेंगे तो भी क्या क्या सोल्व करनी पड़ेगी लिमिट। अब बात किसकी करते हैं, अवकलनीयता, तो उसमें भी लिमिट ही सोल्व करनी पड़ेगी। देखो हेडिंग लगाओ, अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी, पूरी कॉम्प्लेक्स का सिलेबस इस पे ही चलेगा, अवकलनीयता पे ही, अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी। पहले लिख लो
फिर बात करते हैं इसमें क्या है। एक फलन एफ जेड बिंदु या पॉइंट z इक्वल टू z0 पर अवकलनीय या डिफरेंशिएबल कहलाता है। अवकलनीय या डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि z के, या डायरेक्ट लिख लो, यदि z के z0 की ओर अग्रसर होने वाले पथ से स्वतंत्र हो, अग्रसर होने वाले पथ से स्वतंत्र हो। भाई लिमिट तभी तो एग्जिस्ट करेगी जब भी किसी सवाल में लिमिट लेते हैं तो पाथ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ये तो बेसिक सी बात है। अब फॉर्मूला क्या होगा, देखो दो फॉर्मूले होते हैं इसमें अवकलनीयता चेक करने के लिए। अब देखो बोर्ड पे देखो, फंक्शन कितना आपके पास एफ जेड, और किस बिंदु पे चेक करना है z0 पे, और अवकलन ये चेक करना तो ऐसे ही लिखा जाएगा एफ डैश किस बिंदु पे z0 पे, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ डैश जेड और किस पॉइंट पे बात करनी है z इक्वल टू z0 पे, कैसे भी लिख दो एक ही बात है। एफ डैश z0 या एफ डैश जेड और z इक्वल टू किस पे बात करनी है z0 पे। अब बोले सर ये फंक्शन एफ जेड है वो z इक्वल टू z0 पर अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, तो क्या करें। तो एक फॉर्मूला तो होता है आपके पास लिमिट डेल्टा z टेंस टू कितना 0, और ये होता है z0 प्लस कितना होता है डेल्टा z एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन कितना होता है डेल्टा z। अब फॉर्मूला लिखते ही कोई अवकलनीय नहीं होगा भाई, फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट कर लेंगे सवाल से, उसके बाद क्या सोल्व करनी है लिमिट। तो सवाल सोल्व हुआ हुआ कब माना जाएगा, जब इसकी लिमिट क्या हो सोल्व होगी, मतलब सीमा क्या होनी चाहिए अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, सीमा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। भाई ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लिखते ही अवकलनीय हो जाएगा, फॉर्मूला लिखते ही अवकलनीय नहीं होगा, फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद तो सवाल किसका हो गया लिमिट का, तो लिमिट क्या होनी चाहिए यूनिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्मूले को जब सोल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला ये भी निकल के आता है आपके पास एफ डैश जेड नोट। क्या फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंस टू किस पॉइंट पे चेक करना है जेड नोट पे, और ये होता है एफ ऑफ जेड माइनस कितना होता है एफ ऑफ जेड नोट अपॉन कितना होता है जेड माइनस जेड नोट। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व तो क्या करना पड़ेगा लिमिट, तो लिमिट अद्वितीय यूनिकली एग्जिस्ट होनी चाहिए, सीमा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, सीमा या लिमिट अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों फॉर्मूले बने हैं बोर्ड पे देखो, ये सिर्फ कितने पॉइंट पे चेक कर पा रहे हैं एक पॉइंट पे, कि z इक्वल टू किस पॉइंट पे पता चलेगा z नोट पे, वो 0 होगा 1 होगा जो भी होगा, लेकिन ये कितने पॉइंट पे बता रहे हैं एक पॉइंट पे। तो देखो दो टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, दो टाइप के सवाल होंगे, एक तो वो सवाल होंगे जिनमें एक फंक्शन देगा और एक पॉइंट देगा आयोटा 0 -1 जो भी, और आपसे पूछेगा कि चेक करके बताओ कि इस पॉइंट पे अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे होगा बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई, लिमिट z टेंस टू जेड नोट अगला बताएगा किस पॉइंट पे चेक करना है, फंक्शन सवाल वाला देगा, फंक्शन तो देगा ना, और उस फंक्शन में z की जगह क्या रख लो जेड नोट, फिर अपनी तरफ से z लिख देंगे और जेड नोट जिस पॉइंट पे चेक करा रहा है वो पॉइंट लिख देंगे और क्या सोल्व कर लेंगे लिमिट सोल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ चाहे अपने साइड में लिख लेना समझने के हिसाब से, जब एक बिंदु पे चेक करवाए आपसे सवाल में तब एक सिंगल पॉइंट पे कि आयोटा पे चेक करके बताओ, 0 पे चेक करके बताओ, 1 पे बताओ, अगर एक सिंगल पॉइंट पे पूछता हो तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब कई सवालों में क्या करता है कि ऐसा पूछता है कि क्या ये फंक्शन सर्वत्र विश्लेषिक होगा कि नहीं होगा, सर्वत्र का मतलब सभी बिंदुओं पर। तो जब सभी बिंदुओं की बात आ जाती है, सर्वत्र या सभी बिंदुओं की बात आ जाती है, सर्वत्र या एवरीवेयर या एवरी पॉइंट की बात करता है, तो फिर एक एक पॉइंट जेड नोट का मतलब तो एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट की बात हट जाएगी और फिर फॉर्मूला होगा। अभी तक तो एक पॉइंट पे बात कर रहे थे तो वो पॉइंट यहाँ लिख रहे थे,
अब सब पॉइंट पे बात करनी है तो सिर्फ एफ डैश जेड ही लिखेंगे। और क्या फॉर्मूला काम में लेना आपको, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना 0। अब एक पॉइंट की बात नहीं है, सब की बात है, तो सब की बात होगी तो क्या रहेगा, जेड प्लस कितना होगा, फंक्शन तो है ही, जेड प्लस कितना डेल्टा जेड माइनस कितना एफ ऑफ जेड और अपॉन कितना डेल्टा जेड। ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या सोल्व करेंगे, लिमिट। और लिमिट सोल्व करेंगे तो लिमिट क्या होनी चाहिए, यूनिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए, अद्वितीय रूप से क्या हो, विद्यमान हो। अद्वितीय रूप से क्या हो, आपके पास विद्यमान हो। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि जब एक पॉइंट पे पूछे तो इस फॉर्मूले से चलेंगे और जब सब जगह पूछे तो इस फॉर्मूले से। अब बोले सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो एफ जेड अगला देगा, एफ जेड तो देगा, फिर उस एफ जेड में जेड की जगह क्या लिखना है, जेड प्लस डेल्टा जेड लिख के यहाँ लिख दो और नीचे किसका भाग लगा दो, डेल्टा जेड का, और लिमिट ले लेंगे। करो देखे नोट, अभी बताते हैं ना, नोट कर लो। कर लिया नोट सबने, क्या है, क्या करेगा, अवकलनता तो सीख एक बार, नियम की कहाँ ज़रूरत है अपन को, अवकलनता के नियम काम आएंगे रियल एनालिसिस में अपने, है ना, यहाँ ज़रूरत नहीं है। एफ डे जेड आपके पास अगर सब जगह पूछता है, एवरी वेयर पूछेगा, तो एफ डे जेड इक्वल टू आपको इस फॉर्मूले को काम में लेना है, और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा तो फिर एक पॉइंट के हिसाब से इसको काम में लेना है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद लिमिट सोल्व होनी चाहिए, और लिमिट सोल्व होने का मतलब कि चाहे किसी भी पाथ से जाएं तो लिमिट क्या होनी चाहिए, पथ से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र, तभी तो लिमिट सोल्व होती है। अब देखो इसमें सवाल, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार, इंपॉर्टेंट लगा लो ना इसकी, फंक्शन दिया हुआ एफ जेड इक्वल टू जेड बार,
और आपको ये चेक करना है कि ये अवकलनीय, इस तरीके से ऑप्शन देगा इसमें कि ये सर्वत्र अवकलनीय है, कि सभी बिंदुओं पर ये क्या होगा, अवकलनीय है। कहीं भी या कहीं भी अवकलनीय नहीं है, कि मतलब किसी भी पॉइंट पे भी अवकलनीय नहीं है। ठीक है। इसके बाद कहेगा कि केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है, केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है, केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है। और इस तरीके के ऑप्शन एक और दे देगा आपको कोई। ठीक है। तो इस तरीके के ऑप्शन देगा इन सवालों में। ये सवाल में बताओ, फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू जेड बार, और आपको चेक करना है अवकलनीय या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। और ये पूछेगा कि किस बिंदु पर अवकलनीय है, क्या सभी जगह अवकलनीय है, क्या सभी जगह अवकलनीय नहीं है, बताइए। देखो ऑप्शन से दिख रहा है कि सब जगह ही चेक करना पड़ेगा भाई। सर्वत्र की अब जीरो पे चेक कर लूँ मान लो मैं, और फिर सब जगह भी होता हो तो फिर गलत हो जाएगा मामला। तो करना कहाँ पड़ेगा, सब जगह चेक करना पड़ेगा, सर्वत्र सभी पॉइंट के लिए। और सभी पॉइंट पे चेक करना होगा तो देखो हम बात करेंगे सॉल्यूशन में। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना, ज़ीरो। और ये होता है एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस कितना, एफ ऑफ जेड, और अपॉन कितना हो गया, डेल्टा जेड। यही हुआ आपके पास। अब वैल्यू पुट करो सवाल से। तो सवाल से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना, ज़ीरो। फंक्शन कहता है कि एफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड बार। पहले ये लिख देता हूँ। इसके बाद इसमें और इसमें इतना ही फ़र्क है कि सर जहाँ जेड था उसकी जगह कितना लिखना है, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड लिखूँगा तो इधर भी जेड की जगह लिखा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड के ऊपर क्या लग जाएगी, बार। यही तो बनेगा आपके पास। और अपॉन कितना हो गया बेटा, डेल्टा जेड, यही बनेगा। अब हमने ये सीख रखा है कि बार को अलग अलग कर सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी बताई थी मैंने पहले। तो ये बन गया आपके पास लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो। जैसे ही बार को अलग अलग करेंगे, जेड बार से जेड बार क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना बचा आपके पास, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अभी मैंने कहा था कि अगर डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो होता है तो डेल्टा जेड बार भी टेंस टू क्या होगा, ज़ीरो। बताया था ना आपको, चाहे लिख देते हैं साइड में। अगर डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, इसका मतलब डेल्टा जेड बार भी क्या होगा बेटा, टेंस टू ज़ीरो। अब जैसे ही लिमिट रखेंगे तो क्या बन गया, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बन गया आपके पास। तो लिमिट सॉल्व हुई क्या, नहीं हुई। अब लिमिट सॉल्व नहीं हुई तो इसलिए क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि किसी भी पाथ से चेक कर लें और किसी भी पथ या मार्ग से जाएं, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तब तो कहेंगे कि लिमिट है। तो सबसे आसान पाथ मैंने बताए थे आपको, क्या, एक्स एक्स के अनुदिश और वाई एक्स के अनुदिश। तो एक बार तो हम चलेंगे एक्स एक्स के अनुदिश, अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के अनुदिश। और जब एक्स एक्स के अनुदिश चलेंगे तो आपको ये तो पता होगा
कि z क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, वैसे डेल्टा z क्या होता है डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा z बार कितना होता है डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा वाई। ये तो क्लियर है। अब देखो बेटा, जैसे ही एक्स एक्स के अनुदिश चलेंगे तो वाई वाला पार्ट क्या होगा ज़ीरो, मतलब ये क्या हो गया डेल्टा वाई इक्वल टू कितना होगा ज़ीरो। इसको यहीं लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा ये होगा आपके पास, चलो आगे लिख देते हैं ना, यहाँ लिख, दो बार लिख देंगे, ये बनेगा आपके पास, यही तो सवाल है। तो ये हो गया डेल्टा जेड बार अपॉन कितना डेल्टा जेड, अलोंग किसके चल रहे हैं एक्स एक्सिस के, तो अलोंग एक्स एक्सिस चल रहे हैं, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ये होगा बेटा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा माइनस, है ना, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, और ये हो गया डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई तो क्या होगा ज़ीरो, तो ये तो हो गया ज़ीरो, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा वन, तो ये कितना आ गया वन। अब देखो दूसरा पार्ट देखें इसका, वाई एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या होगा बेटा डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा ज़ीरो, वाई एक्सिस में डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा ज़ीरो, तो क्या बनेगा आपके पास लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना ज़ीरो। अब डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा तो यही बचेगा, तो कितना बच गया माइनस आयोटा डेल्टा वाई, और कितना हो गया आयोटा डेल्टा वाई, तो कितना बचा माइनस वन। क्या लिमिट सेम आई क्या नहीं आई। तो अवकलनीयता चेक कर रहे थे, मैंने कहा था फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद लिमिट सोल्व होनी चाहिए, और लिमिट कब सोल्व होगी कि वो पथ या पाथ से क्या होनी चाहिए स्वतंत्र, किसी भी पाथ से जाए आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो क्या यहाँ सेम आया क्या आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये सीमा विद्यमान हुई क्या नहीं हुई, तो सीमा विद्यमान हुई तो अवकलनीय हुआ क्या नहीं हुआ। और हमने कोई एक बिंदु पे थोड़ी चेक किया है, हमने किया है सभी बिंदुओं के लिए, भाई ऐसा थोड़ी लिखा कहीं कि जीरो पे चेक कर रहा हूँ वन पे चेक कर रहा हूँ, ऐसा तो कहीं किया नहीं मैंने। मैं तो नॉर्मल पॉइंट लेके चला हूँ, कोई भी बिंदु क्या हो सकता है जेड, अगर इसकी वैल्यू रखते जेड नोट की वन पे चेक कर रहे हैं जीरो पे, तब तो क्या होता एक पॉइंट पे चेक होता। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा लगाया है सर्वत्र या एवरीवेयर पॉइंट, सब बिंदुओं की बात करी है मैंने, तो ये कहीं भी क्या नहीं होगा अवकलनीय नहीं होगा। भाई यहाँ रिजल्ट ही सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या होगा कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है, कहीं भी अवकलनीय नहीं है। अब सब जगह ही नहीं है तो मूल बिंदु अलग थोड़ी रहेगा, भाई सब बिंदुओं पे ही चेक हो गया तो मूल बिंदु भी उनमें से एक पॉइंट है, ये है ना भाई, जब सब पॉइंट पे ही चेक हो गया तो मूल बिंदु भी क्या है उन्हीं में से एक बिंदु है। अब मूल बिंदु भी तो तब चेक करते जब इसमें कुछ बचता, अब इसमें मूल बिंदु रखेंगे तो वन का वन ही रहेगा, और इसमें मूल बिंदु रखेंगे तो माइनस वन का क्या रहेगा माइनस वन। अभी कराएंगे मूल बिंदु वाला सवाल भी एक, जिसमें सिर्फ मूल बिंदु पे ही होगा बाकी किसी पे नहीं होगा, इसके आगे करा देंगे, अगला सवाल ही करा देंगे। हम्म, हाँ नहीं ऐसा ऑप्शन देगा फिर, या तो पर्टिकुलर पूछेगा तो एक एक पॉइंट पे पूछेगा। अभी एक सवाल और करा दूंगा है ना, तब क्लियर हो जाएगा। अभी एक सवाल और कराएंगे फिर क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना।
अब जैसे 2-4 सवाल कर लोगे तो यहाँ से आगे फिर मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं अभी किया ही था एक जेड बार अपॉन कौन सा किया था, जेड का। ये डेल्टा जेड बार अपॉन किसका है, डेल्टा जेड का। तो यहाँ दिखने लग जाना चाहिए कि एक्स में चलेंगे तो 1 बचेगा और वाई में चलेंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो, कितना बचेगा, -1। तो फिर ये करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला आता ही है। तो सिर्फ 2 ही लाइन का सवाल होना चाहिए एग्जाम में। अगर ये सवाल आए तो डायरेक्ट ये लिखना, आपको फॉर्मूला लिखने की कहाँ ज़रूरत है। अगर आता हो तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहाँ फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ये बन गया जेड बार और डेल्टा जेड बार, ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपके पास। अब ये 2-3 बार कर लेंगे तो ये तो दिखना चाहिए फिर आपको कि भाई ऐसे तो 0 अपॉन क्या बन रहा है, 0, और इसको एक्स एक्सिस और क्या करेंगे, वाई एक्सिस। तो एक्स करेंगे तो वाई 0 तो 1 आएगा, और वाई जब 0 होगा तो 1 आ जाएगा, और एक्स 0 होगा तो वाई वाला एक माइनस होगा तो कितना आएगा, -1। अभी पीछे भी तो किया था, वो कौन सा था, जेड बार अपॉन जेड का। और अपने आप में ये भी सवाल है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया कि इसकी सीमा सोल्व करो या लिमिट सोल्व करो। जैसे अभी किया था ना जेड बार अपॉन जेड वाला, वैसे ये सवाल भी कई बार पूछा गया यहाँ से कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड का मान क्या होगा। तो सीमा विद्यमान होगी नहीं होगी, तो क्या होगा इसके अंदर, सीमा विद्यमान नहीं होगी। चलिए अभी अगला सवाल देखो, लिख लिया ना ये तो सबने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट लगाना इसके भी, कि कॉम्प्लेक्स में लिमिटेड सवाल नहीं है ना, ज़्यादा सवाल नहीं है इसके अंदर। एफ जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मोड जेड स्क्वायर। इसकी किस पे बात करनी है आपको, अवकलनीयता पे बात करनी है। किस पे बात करनी है, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करनी है। अभी देखो इसमें क्या क्या सवाल बनेंगे, पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं, है ना। अब अवकलनीयता पे बात करनी है, इसमें इस तरीके के ऑप्शन आएंगे कि सब जगह अवकलनीय होगा, या किसी भी बिंदु पे अवकलनीय होगा, या ऐसा ऑप्शन आएगा केवल मूल बिंदु पे क्या होगा, अवकलनीय। इस तरीके के आपके पास क्या मिलेंगे, ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा हो कि एक बिंदु पे होगा या सब जगह होगा, तो हम चेक करेंगे, एक पॉइंट चेक न करके किसके लिए चेक करेंगे, सब के लिए। सब में दिख जाएगा कि क्या होगा। देखो जो कन्फ्यूजन है ना कि सर एक पॉइंट पे पूछे सब में करें, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा फिर दिखेगा आपको। देखो क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में एफ जेड इक्वल टू, तो एफ डैश जेड करेंगे तो कितना होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना, 0, और ये हो गया एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड, और अपॉन कितना हो गया बेटा, डेल्टा जेड। अब देखो फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन गया आपके पास एफ जेड कितना है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब यहाँ इतना ही तो है कि जेड की जगह कितना रखना है, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा, जेड प्लस डेल्टा जेड आ जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड प्लस कितना हो गया, डेल्टा जेड का स्क्वायर, और नीचे कितना बनेगा आपके पास, डेल्टा जेड। क्लियर यहाँ तक। अब बोले सर इसको सोल्व करें, तो सोल्व कैसे होगा बेटा, ये कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक तो खुद, और एक खुद का क्या आएगा, बार। ये फॉर्मूला सीखा था अपन ने। अब ऐसे समझा करो कि ये जो भी लिखा हुआ है इसके मोड लगा हुआ है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, फॉर्मूले रटा मत करो। इस फॉर्मूले का मतलब है कि मोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर उसका स्क्वायर है तो एक बार वो खुद और एक बार उसका बार। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, एक बार ये खुद और एक बार इसका क्या आएगा, बार। तो ये बनेगा z प्लस कितना, डेल्टा जेड, और एक बार आएगा बेटा इसका क्या, बार, ये पूरे का बार आ गया, और माइनस ये कितना हो गया, z इंटू जेड बार, और नीचे बात करें तो कितना हुआ, डेल्टा जेड। यही बना आपके पास। अब इसको देखो गुणा कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो ये हुआ लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना, 0, ठीक है। ये हो गया z इंटू जेड बार, ये अलग अलग कर सकते हैं, ये तो सबको पता है। तो ये हो गया z इंटू जेड बार, ये हो गया z इंटू डेल्टा जेड बार, ये हो गया बेटा z बार इंटू डेल्टा जेड, और ये हो गया डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार, और माइनस कितना हो गया, z इंटू जेड बार, अपॉन में कितना आएगा, डेल्टा जेड। अब क्या कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कैंसिल, और कुछ नहीं हो रहा, तो देखो ऐसा कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है। अब इसका भाग दे लेते हैं जहाँ जहाँ भाग लग रहा है। एक तो भाग इसमें लग रहा है इसका, तो कितना आएगा, जेड बार, ठीक है। एक भाग इसमें लग रहा है तो ये कितना हो गया,
डेल्टा जेड बार, और यहाँ इसको ऐसा लिख दें क्या, जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन कितना हुआ, डेल्टा जेड। यही बना आपके पास भाई, सोल्व ही किया और कुछ नहीं किया। अब इसमें रखेंगे लिमिट, किसकी लिमिट है बेटा, डेल्टा जेड की। तो इस पे लिमिट काम करेगी क्या, नहीं, ये तो जेड बार है, तो इस पे तो लिमिट कोई काम नहीं करेगी। तो ये तो ऐसा का ऐसा रह गया कितना, जेड बार। इस पे लिमिट काम करेगी, ये कितना हो गया, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पे लिमिट काम करेगी क्या, नहीं। अब लिमिट सर इस पे काम करनी है, इस पे तो काम करेगी, डेल्टा जेड बार अपॉन किस पे लिमिट काम करेगी, डेल्टा जेड पे भी। बाकी में तो सब पे लिमिट लगा दी, इससे लिमिट का कोई यूज नहीं है यहाँ, तो ऐसा कैसा रह गया। यहाँ लिमिट रखी जीरो, तो जीरो तो आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जेड बार पे कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट यहाँ काम करेगी, यही तो आएगा आपके पास। अब देखो ये लिमिट डायरेक्ट पुट करने से तो क्या हो रहा है, जीरो अपॉन जीरो बन रहा है आपके पास। तो अब लिमिट सोल्व हुई क्या, अरे सवाल जो हम एफ डैश जेड सोल्व कर रहे थे वो सोल्व हुआ क्या, नहीं हुआ। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए थे कि इसके तो दो आंसर आते हैं सर, इसके तो दो आंसर आते हैं, एक बार कितना आएगा 1 और एक बार कितना आएगा -1। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, जब हम एक्स एक्स के अनुदिश चलेंगे, एक्स एक्स के अनुदिश चलेंगे या अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो पूरा सवाल है अपना, इसका आंसर कितना आएगा बताओ। देखो ये तो हो गया जेड बार, ये भी तो आंसर में ही है, तो जेड बार और प्लस इसका आंसर कितना आएगा 1, तो कितना हो गया जेड। और जब वाई एक्स के अनुदिश चलेंगे बेटा अलोंग वाई एक्सिस, तो जब वाई एक्सिस के अनुदिश चलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, एफ डैश जेड इक्वल टू जेड बार माइनस कितना जेड। तो क्या दोनों आंसर सेम आए क्या, नहीं आए, इसका मतलब अवकलन ये हुआ क्या, नहीं हुआ। अब बोले कि जीरो पे होगा कि नहीं होगा मूल बिंदु पे। अब जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट का सवाल में पूछता है अगर और, तो वो पॉइंट रख दो आंसर में। अब जैसे जीरो पे पूछे तो जीरो रख लो इसमें, तो यहाँ जीरो जीरो कितना हो गया जीरो। अरे भाई जेड इक्वल टू जीरो पे पूछा तो जेड इक्वल टू जीरो, और जेड बार जीरो का जेड बार कितना होता है, जीरो ही होगा। अरे भाई जीरो का मतलब होता है जीरो प्लस आयोटा जीरो, और जेड बार का मतलब कितना हुआ, जीरो माइनस आयोटा जीरो, तो जीरो ही हुआ। अब जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो ये आंसर कितना आएगा जीरो, यहाँ कितना आएगा जीरो, तो जीरो पे आंसर क्या आ रहे हैं, जीरो पे आंसर क्या आ रहे हैं सेम। इसका मतलब मूल बिंदु या जीरो पे क्या होगा, अवकलनीय होगा मूल बिंदु या। अब कोई कहे सर 1 पे बताओ, 1 रख के देख लो, तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया, और 1 का बार कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, और ये हो गया 1 माइनस 1, तो कितना हुआ 0। क्या सेम हुआ क्या, नहीं हुआ। अब पिछले सवाल में रखने की जगह ही नहीं थी, उसमें तो फिक्स आंसर आ गए थे। पिछले में देखो ये कभी नहीं बदलेंगे, 1 और कितना होगा माइनस। अब बताओ इसमें कहाँ जीरो रखूँ, इसमें जीरो रखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यहाँ जीरो रखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ऐसा ही तो होगा, तो ये तो परमानेंट है, तो इसमें तो कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा। और कई सवालों के ऑप्शन में, अब इसके ऑप्शन इस तरीके के आएंगे कि किसी भी बिंदु पे अवकलनीय होगा, केवल मूल बिंदु पर होगा, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर क्या होगा आपके पास, मूल बिंदु पर क्या होगा, एफ डैश जेड इक्वल टू कितना आएगा जीरो, एफ डैश जेड कितना आ जाएगा जीरो। भाई यहाँ भी जीरो आ रहा है और यहाँ भी कितना आएगा जीरो, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब मूल बिंदु पर एफ डैश जेड इक्वल टू कितना हुआ जीरो। तो नीचे एक लाइन लिख देता हूँ ताकि जब पढ़ो तब याद रहे कि केवल मूल बिंदु, केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है, केवल मूल बिंदु पर क्या है अवकलनीय, केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है, अन्य सभी बिंदुओं पर, अन्य सभी बिंदुओं पर, अन्य सभी बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, अन्य सभी बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। अब मूल बिंदु पर हुआ क्यों वो दिख रहा होगा आपको, जैसे जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है सेम। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछने लायक, अभी पूछा हुआ भी है। अब सेकंड ग्रेड में तो क्या है कि अभी पिछली एग्जाम से जुड़ी है कॉम्प्लेक्स आपकी, एक ही एग्ज़ाम तो लगी है जिसमें कॉम्प्लेक्स के 5% आए हैं, बाकी तो सवाल किस में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आते हैं कॉम्प्लेक्स के। तो मोस्टली इसी पैटर्न के, ये अच्छा सवाल है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है।
अब क्लियर है ना, अभी कन्फ्यूजन नहीं है कि सर जीरो पे कैसे देखेंगे, है ना, तो दिख जाएगा आंसर में। अब कोई कहे वन पे बताओ, तो वन पे अलग आंसर आ रहे हैं, तो वन पे नहीं होगा, टू पे भी अलग आंसर आ रहे हैं, नहीं होगा, जीरो पे सेम बन रहा आंसर, जीरो पे क्या आ रहा है, सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई अगले सवाल पे। सभी पे चेक किया था अपन ने, अब पर्टिकुलर पॉइंट भाई, जैसे पिछले सवाल में तो फिक्स आंसर आ गए थे, फिक्स आंसर आ गए थे अपने पास, वन और माइनस वन, तो ये तो कोई भी पॉइंट रख लो कभी नहीं बदलेगा। अब ये हमने चेक किया था सब पे, लेकिन एक बिंदु पे हमें दिख रहा है साफ साफ, भाई इसका भी मान लो वन और माइनस वन आ जाता तो फिर वो तो बदलते नहीं। अब सभी बिंदुओं का मतलब है कि आंसर क्या हमेशा अलग अलग रहेंगे क्या, आंसर हमेशा क्या रहेंगे, अलग अलग। तो पिछले सवाल में तो वन और माइनस वन तो परमानेंट थे, वो तो बदलेंगे नहीं पॉइंट रखने से। अब यहाँ आंसर क्या आ रहा है कि चर के रूप में आया, ये वेरिएबल ही तो होता है जेड, ये भी क्या है, वेरिएबल या पॉइंट है। अब पॉइंट रख के देखने पड़ेंगे फिर आपको, पॉइंट जब वैल्यू फिक्स कांस्टेंट आ जाती पिछले सवाल की तरह, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि भाई ये तो बदलनी नहीं है, परमानेंट वैल्यू है। अब वन और माइनस वन बदलेंगे क्या, कभी नहीं बदलेंगे। अब इस सवाल में जब हमने चेक किया तो आंसर आया अलग अलग आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखें अगर पॉइंट रखें फिक्स वैल्यू तो आई नहीं, तो पॉइंट जीरो रखने से वैल्यू सेम हो रही है, तो एक पॉइंट पे होगा बाकी पे नहीं होगा। वन रखेंगे तो अलग है, टू पे भी अलग आएगी, सब पे। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन दिया हुआ एफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर एन, और एन बिलोंग्स टू, या एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक, एन क्या है, होता है पॉजिटिव इंटीजर, एन धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करके बताओ कि क्या ये सर्वोत्तर या सभी बिंदुओं पे विश्लेषिक वो अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। सब जगह आपको चेक करके बताना है, एवरीवेयर अवकलनीयता चेक करनी है आपको कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो फिर किस बिंदु पे होगा या सब जगह ही होगा, बताइए।
बताइए भी होगा कि नहीं होगा? क्या आंसर आ रहा है? 0। सब जगह पूछा आपसे, सभी बिंदुओं पे तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला है ही आपके पास, सोल्व करो भी। क्या रिजल्ट आएगा? 0 तो आंसर आएगा ही नहीं बेटा। देखो बोर्ड पे देखो, फंक्शन ये दिया हुआ, सब जगह चेक करना, तो एफ डैश जेड, ठीक है। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है। उत्तर नहीं पूछेगा इसमें कि तुम्हारा उत्तर कितना आ रहा है, अगला ये पूछेगा कि अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। तुम्हारे उत्तर से कोई मतलब नहीं है उसको। अब मुझे तो ये आंसर चाहिए कि अवकलनीय सब जगह होगा या कहीं नहीं होगा या कोई एक दो बिंदु पे ही होगा, क्या होगा। ये तुम्हारा आंसर 0 आओ चाहे 5 आओ चाहे 50 आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑप्शन ये देगा कि अवकलनीय कहाँ होगा, क्या सभी बिंदुओं पे होगा, किसी पे नहीं होगा, केवल मूल बिंदु पे होगा। इस तरीके के आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब देखो हम सब वाले के फॉर्मूले से चल रहे हैं, दिख जाएगी क्या स्थिति है। तो ये हो गया आपके पास एफ ऑफ जेड प्लस कितना हुआ डेल्टा जेड, माइनस कितना हुआ एफ ऑफ जेड, और अपॉन कितना हो गया बेटा डेल्टा जेड। यहाँ से देखिएगा ये हुआ लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना 0। अब जैसा ये फंक्शन है इसमें z की जगह कितना रखना है, z प्लस डेल्टा जेड, तो ये हो गया z प्लस डेल्टा जेड टू द पावर कितनी हो गई n, माइनस z टू द पावर n, और अपॉन कितना होगा डेल्टा z। अब इसे सोल्व कर लो, तो सोल्व कर ही लिया होगा। कैसे होगा ये सोल्व? हाँ, क्या कर ले? डेल्टा कॉमन ले ले, फिर क्या होगा उससे? z की पावर n कॉमन ले ले, क्या होगा फिर उससे? हैं? तो प्रसार डायरेक्ट ही कर दो ना, a प्लस बी की पावर n का भी तो प्रसार होता है, ये नहीं आता क्या? देखो अब प्रसार आए कहाँ से अपन को, अपन ने क्या कि आज तक रटा है उसको, है ना। अब आज के बाद आना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए भी कोई भी। यह है a प्लस बी की पावर n, ठीक है, यही है ना। तो देखो पूरे फॉर्मूले में n पावर बरकरार रहनी चाहिए, पहली बात दिमाग में ये होनी चाहिए। जैसे ये जो फॉर्मूले बने हैं ना, ये तो आपने याद कर लिया आज तक, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये हुआ कैसे, कि ए स्क्वायर फिर क्या आता है 2ab और प्लस कितना हुआ बी स्क्वायर, ये याद कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्या है इसमें। देखो यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, इस पद की एक पावर टोटल कितनी 2, और टोटल कितनी 2, पावर सब में क्या रहेगी सेम। अब दूसरा लॉजिक क्या है इसके पीछे, यहाँ देखो पहला एक को पहला पद मान लो, एक को दूसरा मान लो, एक को पहला पद मान लो और एक को क्या मान लो दूसरा। एक की तो पावर पूरी से शुरू करो, फुल पावर जितनी है, और दूसरे की पावर कहाँ से शुरू करो 0 से। यहाँ वास्तव में a की पावर 2, b की पावर कितनी है 0। अब जिसकी पावर पूरी ले ली उसकी तो पावर घटेगी, और जिसकी पावर 0 से शुरू की उसकी पावर बढ़ेगी, और जब तक ये उल्टा नहीं हो जाए तब तक चलता रहेगा। अब देखो इसकी घटी तो 2 से कितनी हो गई 1, इसकी एक बढ़ गई तो एक 0 से कितनी हो गई 1। अब फिर इसकी और घटी तो यहाँ कितनी हो गई a की पावर 0 और b की पावर कितनी हो गई 2। क्लियर है ना कंसेप्ट फॉर्मूले का। अब यही कंसेप्ट इसमें चलेगा, फिर इसकी बात करेंगे कि यहाँ 2 क्यों आ रहा है, फिर इसकी बात करते हैं। अभी ये देखो, अब इसको कैसे लिखूँ, आप ये लिखना बताओ मुझे। तो ये पद कितना लिखूँ बताओ, a की पावर n, b की पावर 0, लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। चलिए जी आगे, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, प्लस a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, ऐसे चलेगा। और लास्ट में चलते चलते a की पावर तो हो जाएगी 0,
और b की पावर पूरी पहुंच जाएगी, पूरी का मतलब b की पावर n। बात ठीक है यहाँ तक? अब हमने तो आंख बंद करके रटा था एक दिन के लिए, है ना, तो आंख बंद करके रटा तो एक दो दिन सवाल आए एग्जाम में, तब तक तो ठीक है, बाद में ऑल क्लियर, है ना, ये भी तो है अपने साथ। अब देखो बाकी जो कंसेप्ट है वो ऐसे लगाया करो, यहाँ शुरू होता है NC0, जितनी पावर है ना वहाँ से, n पावर है तो NC0, यहाँ 2 पावर है तो यह है 2C0, फिर ये आएगा NC1, फिर आएगा NC2, और कहाँ तक, NCn तक। यहाँ NC0, यहाँ NC नहीं 2C0, ये होता है 2C1, और ये कितना होता है 2C2। तो 2C0 होता है 1, तो 1 आ गया। ये होता है 2C1 कितना होता है 2, तो 2 आ गया। और 2C2 कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ गया 1। अब चाहे 5 पावर का फॉर्मूला, अब कई बार मास्टर कहता है कि a प्लस बी की पावर 4 बताओ, तो ऐसे देख रहे हैं कहाँ समस्या भी इसके अंदर। भाई ये पद तो लिख सकते हो ना कि कितने पद आएंगे, फिर NC0 NC1 या 4C1 4C2, ये वैल्यू तो डायरेक्ट है, ये तो वैल्यू क्या है डायरेक्ट। या फिर ऐसे याद कर लो कि क्या होता है आपके पास, सबसे पहले 1, भाई सबसे पहले क्या होता है a प्लस बी होता है, ये तो लिख सकते हो ना a स्क्वायर बीच वाले, तो a प्लस बी का मतलब होता है 1 1 1, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या पद आएंगे, इनका टोटल 2, और ये एक एक और लगा दो, 121 आ गया। यही तो आ रहा है, यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ कितना 1। फिर जैसे 3 वाला फॉर्मूला खोलते हैं तो इनका टोटल 3, इनका टोटल 3, और ये ऐसे तो खुलता है a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³, ऐसे तो खुलता है फॉर्मूला। 4 पावर का खोल लो, कौन कह रहा है याद करने की, लेकिन पढ़ने की जरूरत है ना। 3 और ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 6, और ये कितने 4, एक एक और लगा लो। 4 के फॉर्मूला, 4 का रटना नहीं है फॉर्मूला, हम क्या करते हैं a प्लस बी की पावर 4 रटे बैठे हैं, a की पावर 4 4, फिर है ना आंख बंद करके 2 बार खोल के, है ना। 4 के फॉर्मूले में पद क्या आएंगे वो तो क्लियर है भाई, ये तो सबको आता है ना कि a4 प्लस a³ b प्लस a स्क्वायर b प्लस ab³ और प्लस कितना आएगा b की पावर 4, ये तो सबको लिखने आ गए। अब यहाँ क्या लगेगा, ये परमानेंट है 1। 4 का फॉर्मूला याद करना तो 464 याद करना है बस। जिसको अगर 4 का फॉर्मूला याद करना है उसको ये नहीं रटना है कि a4 प्लस 4a³ b प्लस 6a स्क्वायर b प्लस 4, ऐसे रटे जा रहे हैं। 4 का फॉर्मूला का मतलब 464, यही है इसका मतलब। तो इस तरीके से याद होना चाहिए आपके। अब ये फॉर्मूला भी याद हो गया, अब भूलोगे क्या बताओ? अरे अब भूलने की जरूरत थोड़ी है, और आपको लॉजिक और बता दिया। अब कोई कह दे कि 7 पावर खोल दो, अब कई बार 3 से ऊपर आते हैं हमारी सांस फूल जाती है। 3 तक तो ठीक है, 4 आते ही ना, 5 आते ही तो फिर ये है ना पूरी गाड़ी पलट जाती है ना, तो ऐसा होगा। ठीक है ना, बात है यहाँ तक। चलो भी अब आते हैं देखो सवाल पे। सवाल में ये रखते हैं, यहाँ देखो क्या बनेगा बताओ, सवाल में क्या बनेगा बताओ बेटा। NC0 z टू द पावर n प्लस NC1 z टू द पावर n माइनस 1 इंटू कितना डेल्टा z प्लस NC2 z टू द पावर n माइनस 2, और ये हो गया डेल्टा z प्लस स्क्वायर, है ना, प्लस एंड सो ऑन कितना होगा डेल्टा z की पावर n माइनस, ये भी तो है z टू द पावर n, और अपॉन कितना हो गया बेटा डेल्टा z, यही हुआ आपके पास। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया, इससे NC0 सबको पता है कितना होता है 1, तो ये तो हो गया बेटा कैंसिल। बाकी इसका भाग दे लो, सब में जा रहा है इसका भाग, तो भाग लगा लेते हैं इसका। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0, NC1 कितना होता है, NC1 कितना होता है n होता है, तो ये होता है n, खोलना तो आता है ना सबको। अरे NCR कैसे ओपन होता है, ये बेसिक बातें। अब कहीं तुम बैठे रहो कि कब मुकेश सर बाइनोमियल पर में पढ़ाएंगे तभी हम NCR खोलेंगे, अदरवाइज नहीं खोलें, है ना। तो ऐसे बैठे रहोगे तो फिर बैठे रह जाओगे भी, है ना। तो बेसिक सी बातें ये तो कि कितना होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ से देखो कितना आएगा ये n, z की पावर कितना आएगा n माइनस 1, ये तो कट गया डेल्टा z, तो प्लस ये हो जाएगा बेटा NC2 कितना होता है n माइनस 1 अपॉन कितना होगा 2, ठीक है, सोल्व कर लेना।
ज़रूरत भी नहीं है वैसे इसकी। अभी देखो z की पावर कितनी हो गई n-2 और ये कितना हो गया डेल्टा z एंड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब लिमिट कितनी है बेटा डेल्टा z टेंस टू कितना 0। तो यहाँ तो कुछ है नहीं डेल्टा z, यहाँ डेल्टा z 0 तो ये 0। आगे सभी पदों में क्या डेल्टा z आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ डेल्टा z स्क्वायर है, क्यूब होगा, n है, सब में डेल्टा z होगा और सब में लिमिट रखी जाएगी, तो बाकी आगे वाला आंसर कितना 0। तो कितना आंसर आया एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी आई एन जेड टू पावर n-1, यही हुआ आपके पास। अब z की कोई भी वैल्यू रख लो आप, अब आप z की चाहे इसमें कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा अद्वितीय आंसर आएगा, यूनिक वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी इसकी। और इतनी देर से क्या सोच रहे हो, ये जो फॉर्मूला रट के आए हो आप अवकलन का, x की पावर n का फॉर्मूला ही तो हुआ है प्रूफ, ये ले देखे जा रहे हैं। अरे इतने सालों से जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था अवकलन का, x की पावर n बराबर n x की पावर n-, वही तो प्रूफ हुआ, और क्या हुआ है, यही तो पढ़ के आए हो इतने सालों से, तो वही प्रूफ हुआ ये। तो यहाँ एफ डैश जेड, जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए, या फाइनाइट वैल्यू के लिए, प्रत्येक परिमित मान के लिए फाइनाइट वैल्यू के लिए अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अतः एफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर n सर्वत्र अवकलनीय है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, सर्वत्र अवकलनीय है। बाकी ऐसे सवालों को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। कई बार e की पावर z पूछ लेता है, तो e की पावर z का e की पावर x देखो ना, e की पावर x कहाँ अवकलनीय नहीं होता, सब जगह अवकलनीय होता है। e की पावर x को कहीं अवकलनीय कर लो, अवकलन होगा उसका। कई बार साइन z पूछ लेता है ना ये सवाल। तो इसमें ये तो मैंने इसलिए कराया कि भाई सीखेंगे और कैलकुलेशन भी सीखेंगे, इसलिए करा दिया, बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं थी इस सवाल को। ये तो है क्या, फॉर्मूला ही तो था वास्तव में। क्या हुआ, पहली बार गई है कि जीवन में लाइट है? ऐसे करें, लाइट गई है, आज तक देखने का मौका ही नहीं मिला था, है ना। हाँ। अब जैसे फंक्शन है e की पावर z, क्या होगा सर्वत्र, क्या होगा विश्लेषिक। लिख लो आगे लाइन में, एरो का साइन लगा के लिखने के बाद लिख लो कि e की पावर z एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर z, सर्वत्र विश्लेषिक होगा। विश्लेषिक कह दो या क्या कह सकते हो, अवकलनीय। अभी विश्लेषिक पढ़ा नहीं ना पढ़ने, तो अवकलनीय लिख लो, है ना, क्योंकि जो अवकलनीय होता है वही फिर क्या होता है विश्लेषिक, आगे पढ़ेंगे अभी।
तो एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड सर्वत्र क्या होगा, अवकलनीय होगा। अभी इतना ही लिख लो, विश्लेषिक पढ़ेंगे तो विश्लेषिक लिख देंगे। अब देखो दो शब्द हमने पढ़ लिए, एक तो पढ़ा सातत्य या कंटिन्यूटी, और एक शब्द हमने क्या पढ़ा, अवकलनता डिफरेंशियबिलिटी। ये लिख लिया ना सबने। अब देखो कोई भी फंक्शन है, कोई भी फलन या फंक्शन आपके पास, एक शब्द तो संतत या कंटिन्यूस कह दो, और एक शब्द अपने पास क्या है, अवकलन या डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यही है अपने पास। अगर कोई फंक्शन एफ जेड क्या हो, संतत हो, क्या हो, कंटिन्यूस हो, तो अवकलनीय चेक करना पड़ेगा आपको। अवकलनीय क्या करना पड़ेगा, चेक, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कोई फंक्शन संतत या कंटिन्यूस है तो वो अवकलनीय डायरेक्ट नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर इधर से इधर जाते हैं तो। लेकिन अगर उल्टा आते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, तो फिर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही क्या होगा, संतत होगा ही होगा। कई जगह ये 5-6 जगह पढ़ेंगे इस बात को, तो यहाँ लिख लो आगे एक एरो का साइन लगा के। और परिमित अवकलज के, लिखिएगा, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं। आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। देखो वही मतलब इस बात का जो अपन ने लिखी और मैंने कही है कि अगर अवकलज होगा, अवकलनीयता होगी, तो संतत तो होना जरूरी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है कि संतत होते ही क्या हो जाए, अवकलनीय। हो भी सकता है और नहीं भी हो, भाई अवकलनीय होगा उससे पहले संतत होना जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संतत हो गया तो फिर अवकलनीय होगा ही होगा। अगर होगा ही होगा तो फिर पर्याप्त हो जाता फिर ये तो, लेकिन हमने क्या लिखा है कि पर्याप्त नहीं है। और वैसे समझ ही सकते हो कि संतत होगा तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और लेकिन कोई फंक्शन अवकलन या डिफरेंशिएबल है तो फिर वो संतत होगा ही होगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना काम करना घर पे जाके। अब आगे जितने भी बातें पढ़ेंगे उन सब में क्या काम आएगी, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी काम आएगी। तो अगली क्लास में बात करेंगे विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन की, ठीक है। तो करो इतना काम, एक वो दे देना, वो सीट है ना।